दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा कुछ और बड़े फैसले लिए गए। शेयर की प्राइस तो गिरी है कल, लेकिन आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। तो अच्छे से रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय इरेडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को भी डिस्कस करने वाले। कंपनी का जो बड़ा फैसला है, अब देख सकते हो कि इनकी जियो फाइनेंशियल जो ऐप है अब प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल हो चुकी है। क्या आने वाले समय अब शानदार तेज़ी से संभावना बनेगी इस बिज़नेस बढ़ने की संभावना, और क्वार्टर टू की क्या संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम यहाँ पे यस बैंक को डिस्कस करने वाले। यस बैंक से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे सितंबर महीने की हमारे सामने यानी क्वार्टर टू की शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। साथ में हम ग्रोवी इंडिया लिमिटेड को भी डिस्कस करने वाले, जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 227 पर क्लोजिंग थी, 2.69% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी 238 पर, लेकिन देख सकते हो कि इसमें बिकवाली शुरू हो गई, जबकि रिजल्ट काफ़ी शानदार था। इस बार देख सकते हो कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर रहा है। इरेडा के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें देख सकते हो कि 52% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 547 करोड़ के आसपास रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 360 करोड़ के आसपास थी। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी ईयर ऑन बेसिस पे 36% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो 387 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 284 करोड़ के आसपास था। कंपनी की लोन बुक की बात करें तो इस बार 35.88% की ज़बरदस्त जंप के साथ 64,564 करोड़ तक पहुंच गई है। और इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने बताया कि सितंबर तिमाही के नतीजे देश के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में के प्रति हमारी जो अटल प्रतिबद्धता है उसको दिखाते हैं। लोन मंजूरी और डिसबर्समेंट में हमारी अच्छी खासी वृद्धि हुई है और काफ़ी तेज़ी से हम पूरे देश में ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। कंपनी की एसेट क्वालिटी जून तिमाही में देख सकते हो कि स्थिर रही है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA 2.19 पर बना रहा है, जबकि नेट NPA 1.04% पर था। तो यहाँ पे इरेडा का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 5.83x से मामूली बढ़कर 5.85x हो गया है। कंपनी ने 10 अक्टूबर को बताया कि दीपम और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से अपने रिटेल बिजनेस के लिए एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। यानी अब रिटेल सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा पाएगी। इसमें जैसे कि PM कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप देखें तो प्रोजेक्ट ऊर्जा भंडारण के यानी स्टोरेज के ऊपर और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस तरह से जो अब रिटेल सेगमेंट में भी कंपनी काम कर पाएगी। तो काफ़ी बड़ा फैसला है और देख सकते हो कि आने वाले समय इरेडा शानदार कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है इरेडा में निवेश का। अब चलते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 340 पर क्लोजिंग थी कल, 0.83% की गिरावट के साथ। स्टॉक वैसे काफ़ी समय से दबाव में चल रहा है, लेकिन इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर है, जियो फाइनेंशियल सर्विस देख सकते हो उनकी जो जियो फाइनेंस ऐप है उसको अब लॉन्च कर दिया गया है अलग अलग स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। आप देख सकते हो कि पहले से बेहतर वित्तीय सेवा देने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपना जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च कर दिया है। जियो फाइनेंस ऐप का बीटा संस्करण करीब 4 माह पहले 30 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। तब से अब तक 60 लाख यूजर्स ने डाउनलोड किया है उसको। कंपनी का दावा है कि ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर ही नया ऐप तैयार किया गया है। नया ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और माई जियो से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट चेन में कई नई सर्विस जोड़ी है। इसमें म्यूचुअल फंड पर लोन और प्रॉपर्टी पर लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र समेत जैसी सारी स्कीमें यहाँ पे शामिल की गई है। और अब देखिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि लोन सेगमेंट में देखें तो बहुत सारी संभावना होम लोन का, जो अफोर्डेबल होम लोन वगैरह में कंपनी अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का बिजनेस कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। तो ये सारी बातें साबित करी है कि बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। कंपनी के मुताबिक जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में करीब 15 लाख ग्राहक बचत खाता खुलवा चुके हैं।
बैंक बचत खाता सिर्फ 5 मिनटों में डिजिटल तरीके से खोला जा सकता है, वो भी ऑनलाइन। खाते के साथ डेबिट कार्ड भी मिलता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की वजह से बचत खाता अधिक सुरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त यूपीआई पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान जैसी सारी सर्विस मिलेगी। यानी एक तरह से चलता फिरता बैंक आपके पास होगा, आप सारी उसके सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। जियो फाइनेंशियल ऐप में देख सकते हो कि विभिन्न बैंक खातों और उसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग को भी लिंक किया जा सकता है। इसके अलावा जियो फाइनेंस ऐप लाइफ इंश्योरेंस, टू व्हीलर लोन और देख सकते हो कि मोटर बीमा लोन जैसी सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी यहाँ पे इस मौके पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी और सीईओ हितेश सेठिया का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय हमारा जो एक ही मकसद है कि लोगों को बहुत ही सुलभ तरीके से और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सारी फाइनेंशियल सेवा उनको पहुंचाना। नया जियो फाइनेंस ऐप भारत में बना है और जल्दी आने वाले समय इसमें और कई फीचर ऐड किए जाएंगे और एक भरोसेमंद वित्तीय सहयोगी बनने की तरफ ये आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के आने वाले समय जियो फाइनेंशियल में तेज़ी आएगी और जिस एक के बारे एक फैसले किए जा रहे, ये मौका है जो डिप में खरीदारी का। अब चलते हैं यस बैंक की तरफ। तो 21.45 पर क्लोजिंग थी, 0.14% की तेज़ी के साथ, लेकिन स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में। अब हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है Q2 का। यहाँ पे एफआई की तरफ से होल्डिंग कुछ डिक्रीज जरूर हुई है। देख सकते हो कि 27.08% की होल्डिंग थी जो 27% पर आई है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा निवेश है। एक अच्छी बात यह है कि एफआई की संख्या बढ़ चुकी है। पहले 563 एफआई थे, अब वो बढ़ के 574 हो चुके हैं, तो ये भी अच्छी बात है। एफआई का निवेश रुझान बढ़ रहा है स्टॉक की तरफ। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। 0.19% की होल्डिंग थी जो सितंबर क्वार्टर में 0.25% हो चुकी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ चुकी है, पहले 15 थे जो बढ़ के 18 हो चुके हैं, ये भी एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड इस समय गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी बढ़ी है। 65.39% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 65.41% हो चुकी है। तो क्लियरली देख सकते हो, चाहे एफआई हो या फिर म्यूचुअल फंड डीआई, सबकी तरफ से अपना निवेश तो बढ़ाए। ये जरूर है कि एफआई का निवेश थोड़ा घटा है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे अलग अलग बैंकों का निवेश है। करीब 33.73% का निवेश बैंकों का, जिसमें सबसे बड़ी होल्डिंग एसबीआई की है। 23.98% की होल्डिंग है जो अभी बनी हुई है। एचडीएफसी बैंक नंबर 2 पे है जिनकी 2.75% की होल्डिंग है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड की भी 2.39% की होल्डिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक की 1.21% की होल्डिंग है और एक्सिस बैंक की यहाँ पे 1.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की भी 4.20% की होल्डिंग है, जिसमें 12 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं। सबसे बड़ा निवेश 3.98% की होल्डिंग के साथ एलआईसी का है। यहाँ पे देखोगे वरुणता होल्डिंग का भी 9.20% की होल्डिंग है और सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट की 6.84% की होल्डिंग है। पिछले दिनों उन्होंने कुछ अपने बाजार में होल्डिंग बेची थी। ये दो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उन्होंने 20% की होल्डिंग ली थी, लेकिन कुछ होल्डिंग बाजार में बेच दी है। तो यहाँ पे एक रेजिग्नेशन हुआ यस बैंक की बोर्ड से। मिस्टर सुनील कौल जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे नॉमिनी के तौर पे सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ से, उन्होंने 11 अक्टूबर को रेजिग्नेशन दे दिया है बोर्ड के डायरेक्टर पद से। पीछे वजह ये बताई कि ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें तो उनका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया में और ओवरसीज में, इस वजह से वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, इस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो उसकी जगह पे दूसरे बोर्ड मेंबर में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि सीबीआई ने जो कपिल वाधवा ने उनको अब बेल दे दी है। काफ़ी सालों से वो जेल में है। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो प्रमोटर है जिन्होंने यस बैंक के राणा कपूर के साथ मिलके यस बैंक के घोटाले किए थे, अब वो जेल में है। उनको फिलहाल बेल मिल चुकी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जेल में है। अब फाइनली एक एक करके बाहर आ रहे। अब चलते हम ग्रोवी इंडिया लिमिटेड की तरफ। 219 पर क्लोजिंग थी, 5% का अपर सर्किट लग गया। कंपनी ने यहाँ पे बोनस का ऐलान किया है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हो 19 के आसपास 2020 में, जो इस समय 220 के आसपास है। कंपनी ने अब 3-1 के रेशो में बोनस देने का ऐलान किया। एक्स बोनस डेट है 23/10/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 23/10/2024। इसके पहले अगर आप शेयर खरीदो तो आपको बोनस मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, यह एनएससी में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ बीएसई में ही आप शेयर खरीद सकते हैं। तो यह एक कंसल्टेंसी फर्म है और रियल इस्टेट का बिजनेस करने वाली कंपनी है। फाइनेंशियल सेगमेंट में काम करती है, फाइनेंशियल का बिजनेस है और एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।